सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिसेंटली हुए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की। इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि स्क्रीन पर जितने भी आपको अमेंडमेंट एक्ट्स दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में हम डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि एक्ट्स और बिल्स में क्या डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट बिल की तो ये एक प्रकार का प्रस्ताव या प्रपोजल होता है जिसे सदन में मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिस भी विषय पर वे कानून बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट एक्ट की तो ये एक प्रकार का एक्ट ही होता है, लॉ, कानून या अधिनियम होता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट बिल की तो ये एक प्रकार का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है जिसे बिल के रूप में सदन में पेश किया जाता है किसी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा। दूसरी तरफ एक बिल एक्ट तब बनता है जब उसे दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है। वहीं राष्ट्रपति भी उसे अपनी स्वीकृति देता है या फिर प्रेसिडेंट भी उसे अपनी एसेंट देता है। जैसे आपको एक बात याद रखनी है कि आज़ादी से लेकर अभी तक भारत में 127 अमेंडमेंट बिल लाए जा चुके हैं, लेकिन ये सारे बिल अभी तक केवल 105 कानून ही बन पाए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बिल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बन जाता है, बल्कि कोई भी बिल अमेंडमेंट एक्ट या फिर एक्ट तभी बनता है जब दोनों सदन उसे पास कर दें और राष्ट्रपति भी उसे अपनी एसेंट दे दें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 की, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी को इंट्रोड्यूस करता है और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 122वें संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा और इसी की वजह से जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। लोकसभा ने इसे 8 अगस्त 2016 को पास किया था, राज्यसभा ने इसे 3 अगस्त 2016 को पास किया था और इसे ऑफिशियली जाना जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। आर्टिकल 279A का क्लॉज ए कहता है कि जीएसटी एक्ट 2016 के बनने के बाद 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति ऑर्डर के द्वारा एक काउंसिल का निर्माण करेगा जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 279A का क्लॉज 2 इसकी कंपोजिशन और मेंबर्स के बारे में बताता है। वर्तमान में इसके 33 मेंबर्स हैं और इसकी चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होती है, इसीलिए करंटली निर्मला सीतारमण इसकी अर्थात जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन हैं। अब मैं आपको क्रक्स में ये बता देता हूँ कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी में पहला शब्द आता है गुड्स और गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका मोबाइल, आपके क्लोथ्स, ये गुड्स में आती है। वहीं सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। जैसे आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आपको सर्विसेज दी जाती है तो उसे कहते हैं सर्विसेज या फिर सेवाएं। तो अब समझ लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो बेसिकली टैक्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो बेसिकली जो टैक्स होता है वो एक पैसे का अमाउंट होता है जो आपको सरकार को देना पड़ता है और उस मनी या फिर टैक्स के बदले सरकार आपको पब्लिक सर्विसेज देती है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर करती है। टैक्सेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, यानी कि आपका जो पैसा है, आपकी मनी है या आपकी इनकम है, उससे जो आपको सरकार को पे करना पड़ता है कुछ पैसा, उसे हम डायरेक्ट या फिर इनकम टैक्स कहते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जैसे सेल्स, एंटरटेनमेंट, सर्विसेज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। सेल्स का मतलब है कि कोई चीज़ें बनती है, गुड्स या फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो उसकी जो सर्विस है उसका जो टैक्स आपको पे करना पड़ता है वो सेल्स के अंतर्गत आता है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है आप कोई मूवी देखते हो, सिनेमा जाते हो, तो वहाँ पर जो आपसे टैक्स लिया जाता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स कहलाता है। वहीं सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा सकती है, जैसे एयरलाइन सुविधा या फिर रेस्टोरेंट में कोई सुविधाएं दी जा रही है, तो उसके आधार पर आपसे टैक्स लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कोई चीज़ विदेशों से भारत
खरीदी जा रही है या इंपोर्ट की जा रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया होता है उसको कस्टम ड्यूटी टैक्स कहते हैं। वहीं एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो पुराने वाला जो टैक्स सिस्टम था उसके अंतर्गत जो ये सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स में आती है, इन चीज़ों पर अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन टैक्स का जो नया सिस्टम या फिर जीएसटी ने इन सभी को रिजेक्ट कर दिया है, अर्थात अब जो है इन सभी के ऊपर एक ही टैक्स लगाया जाएगा जिसे हम सिंपल भाषा में जीएसटी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 की। तो इस एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और ये 123वां संवैधानिक संशोधन बिल था जिसे 31 जुलाई 2018 को पास किया गया संसद के द्वारा और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था थावरचंद गहलोत के द्वारा और इसको ऑफिशियली जाना जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। वहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स को ऐड किया गया। पहला आर्टिकल 338 बी और दूसरा आर्टिकल 342 ए। आर्टिकल 338 बी कहता है कि एनसीबीसी को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों की शिकायतों व कल्याण करने की जांच की अथॉरिटी है। वहीं आर्टिकल 342 ए कहता है कि प्रेसिडेंट को यह शक्ति है कि वह विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जांच करे और ऐसा करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ कंसल्टेशन कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। तो इसके द्वारा 10% रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो कि अपर कास्टेज से बिलोंग करते हैं और ये 124वां संवैधानिक संशोधन बिल था और इसको ऑफिशियली जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 और इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 को भी संशोधित किया और इसको लागू किया गया 14 जनवरी 2019 को और इसे पास किया गया था 8 जनवरी 2019 को। वहीं 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन 2030 तक बढ़ाया जाता है और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ख़त्म कर दिया जाता है। यह 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था और इसको ऑफिशियली जाना जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसको लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को पास किया था, राज्यसभा ने इसे 12 दिसंबर 2019 को पास किया और वहीं ये 25 जनवरी 2020 को लागू होता है। इससे पहले कि हम 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरह से डिस्कस करें, हमें इसका इतिहास अर्थात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से कमीशंस बनाए गए अर्थात बैकवर्ड क्लासेस से जुड़े कौन कौन से कमीशंस है। तो पहला कमीशन आता है काका कालेलकर कमीशन जिसका गठन हुआ था 1953 में और इसको सेटअप किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 29 जनवरी 1953 को नेहरू सरकार के द्वारा और इसे जाना जाता है फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन और इसको हेड किया था काका कालेलकर ने और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी मार्च 1955 को। दूसरा कमीशन है मंडल कमीशन और इस कमीशन का गठन जनता पार्टी गवर्नमेंट ने पीएम मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1979 में किया था। इसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को पेश की थी और इसे जाना जाता है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन और इसको जाना जाता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसको हेड किया था बीपी मंडल ने और इसने बात की थी 27% रिजर्वेशन की ओबीसीज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बैकवर्ड क्लासेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो इनमें पहला प्रोविजन ये आता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन की बात की गई है जिसमें बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशन एंड जॉब्स में रिजर्वेशन देने की बात की गई है और इस आर्टिकल को मंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आर्टिकल 340 में बात की गई है कि
बैकवर्ड क्लासेस की इन्वेस्टिगेट और कंडीशन को देखने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। वहीं 1993 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन का निर्माण किया जाता है और उस समय ये स्टैट्यूटरी बॉडी अर्थात ये विधिक या फिर अर्ध न्यायिक संस्था थी और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया जाता है आर्टिकल 338 बी के तहत। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 की। तो इसमें सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रावधान ये किया गया है कि राज्यों को भी अब शक्ति दी गई है कि राज्य अपने राज्य में जो पिछड़े हुए अर्थात एजुकेशनली और सोशली पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाइड कर सकती है, ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर सकती है। इससे पहले ये शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित थी। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और नोट करने वाली बात ये भी है कि ये 127वां संवैधानिक संशोधन बिल था और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसके द्वारा आर्टिकल 338 बी, 342 ए और 366 में संशोधन किया गया है और इसको पास किया गया लोकसभा के द्वारा 10 अगस्त 2021 को, राज्यसभा के द्वारा इसे पास किया गया 11 अगस्त 2021 को और प्रेसिडेंट ने इसे अपनी एसेंट या स्वीकृति दी 18 अगस्त 2021 को। 105th अमेंडमेंट एक्ट जहां एक तरफ आर्टिकल 342 ए क्लॉज 3 को जोड़ता है, वहीं ये आर्टिकल 366 सी को संशोधित करता है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 342 ए क्लॉज 3 क्या कहता है, जो कि एक नया आर्टिकल है। तो इसमें राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि अब राज्य अपने संबंधित राज्य के लोगों में ही ओबीसी की लिस्ट बना सकती है, यानी कि वह अपने ही राज्य में जो ओबीसी के लोग हैं या फिर जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनको आइडेंटिफाइड कर सकती है। और नोट करने वाली बात यह है कि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 के द्वारा आर्टिकल 342 ए क्लॉज ए, आर्टिकल 342 ए क्लॉज 2 और आर्टिकल 338 बी को भी जोड़ा गया था, जिसके तहत अनेक प्रावधान जोड़े गए थे पिछड़े वर्गों से संबंधित। लेकिन नोट करने वाली बात ये भी है कि आर्टिकल 366 सी को संशोधित किया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ही ये डिसाइड करेगा कि किसको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास डिसाइड करना है। और ऐसी ही बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 कैपिटल ए में भी की गई थी। लेकिन अब चूंकि आर्टिकल 342 ए क्लॉज 3 के अंतर्गत राज्यों को भी ये शक्ति है कि वे अपनी खुद की राज्य में ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इस रिजर्वेशन के मुद्दे पे, और जो हमने 5 तरह के रिसेंट अमेंडमेंट्स को अच्छे से डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।